सबसे पहले तो प्रपोजल की बात करें, प्रपोजल क्या रखा गया था सरकार की तरफ से? प्रपोजल ये रखा गया था कि 3 जो हैं दालें, मूंग, अरहर और तीसरी थी कौन सी, उड़द, मक्का और कपास, इनके ऊपर 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा सरकार की 2 एजेंसियों के साथ में, और वो 5 साल के गारंटेड वो उनकी MSP के ऊपर खरीद की जाएगी पांचों को। 3 दालें और ये। हाँ, वो अब मैंने कहा कि वो कैसे हेल्थ से रिलेटेड, आपको पता होगा कि पंजाब जो है ना एक कैंसर स्टेट हो चुका है, हर तीसरा बंदा वहाँ कैंसर से अफेक्टेड है। ठीक है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है वहाँ के जो हम किसान फसलों के अंदर खाद पे खाद और पेस्टिसाइड जो डाल रहे हैं, वहाँ की हेल्थ की जो आपकी उर्वरक शक्ति बहुत कमजोर कमी नहीं होगी, पॉइजनस होगी सर, पॉइजनस होगी। और पानी अब आप उसमें पेस्टिसाइड डालकर फिर पानी भर देते हैं, वो पानी ग्राउंड में चला जाता है, वही ग्राउंड जो है ना पानी आप पी रहे हैं तो आप जहर पी रहे हैं, जिसके कारण से वहाँ पे किसानों जो नेचुरली बात है, मैं 80% कैंसर ट्रेन बोलते हैं जो पंजाब से आती है। हाँ, ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन रख देते हैं। ट्रेन है, तो उनको समझ आना चाहिए अब ये कैसे, लेकिन कैसे पढ़कर, दैट्स व्हाई आई वंडर्ड कि किस आदमी की दिमाग की उपज रही होगी कि ये प्रोजेक्ट, उसकी देखो कितने साइड इफेक्ट है जो उनको समझ में नहीं आए। ये करने सबसे बड़ी बात है, ये जितनी की 500 फसल है, इसके अंदर पानी की कम से कम न्यूनतम जरूरत है। दलहन फसलें हैं और मक्का, और उसके अंदर जो इसमें भी ज़्यादा नहीं, कम से कम। दूसरी, इसके अंदर पेस्टिसाइड और खाद कम डलेगा, बहुत कम। पेस्टिसाइड कपास के अंदर है, कपास के अंदर डलेगा बिल्कुल फूलों पर जाता है, वो जमीन में नहीं जाता है। और सेकेंडरी, वो खाने की चीज़ नहीं है, ठीक है। मक्का का भी वो जो है बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा। वो हाँ, वो उस पर भी पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डल, मक्का पर डलता ही नहीं है, मक्का में डलता ही नहीं है। तो इस तरह से आपकी ज़मीन की जो है तो ठीक हो जाएगी, वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा, जो कि अगर जिस हिसाब से अभी हरियाणा पंजाब चल रहे हैं, अगले 10 साल में ये बंजर हो जानी है ज़मीन। ये आप अगले आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा अपराध का काम कर रहे हैं इत गेहूँ और चावल बो के। आपकी बिल्कुल भी नज़र आज के दिन आप अपने उसको दोहन पर लगे हुए। लेकिन आप एक कमाल की बात ये और देखिए, आप बरसात के अंदर हरियाणा और पंजाब के खेतों में चले जाइए, पहले बरसात में जाते थे, मेंढक टुर टुर सुनते थे, झिंगुर होते थे, आज वो सब मर चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल, आपको बरसात में जाइए कोई मेंढक नजर नहीं आएगा। तो पेस्टिसाइड का इफेक्ट, पेस्टिसाइड से वो सब मर गए बेचारे। ये मेंढक किसान मित्र होता है जनरली, बिल्कुल, सो एक केंचुए नहीं है, वो सब मर गए हैं, जो कि उसका मित्र होते हैं, वो उसके उर्वरक बनाते हैं उसको। बिल्कुल। तो किसान को ये मैं वही, दैट्स व्हाई आई वाज वंडरिंग कि किस बंदे की सोच कहाँ से सोच के आया है। तो स्वामीनाथन जी, आप तो किसान हैं खुद, और तमाम चीज़ें आपने पढ़ी लिखी है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, तो आपको ग्राउंड की रियलिटी की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इससे आपका, अगर आपकी ज़मीन ठीक हो जाएगी, आपका पानी ठीक हो जाएगा, आपका इन्वायरमेंट ठीक हो जाएगा, तो आपके जो कैंसर हो रहा है वो कैंसर कम हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आजकल ये कैंसर एक परिवार के अंदर एक बंदे को जो हो गया, तो आपकी ज़िंदगी भर की जो कहते हैं ना MSP में इतना कमाई, वो कमाई सारी, एक बीमार बंदा पड़ जाए, आज के दिन इतनी महंगी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं कि वो सारी कमाई, उम्र भर की कमाई को साफ कर देता है, पीढ़ियों तक की, आपका पीढ़ियों तक। बहुत महंगा खर्चा होता है, महंगा। तो ये कमाल की बात देख रहे आप, जो है ना गेहूं पर, धान पे MSP उन्हीं फसलों पर जोर दे करके आप नुकसान कितना कर रहे हैं अपना। उस संघर्ष से ह्यूमन अप्रोच देखो, वो सोच है ही नहीं, अनाड़ीपना बिल्कुल। यानी सरकार ने जो प्रपोजल रखा था कि 5 फसलों को रखे, लेकिन चावल और गेहूं को निकाल दे उससे। हाँ, अगर ये माना जाता तो जाहिर सी बात है, चावल और धान के अलावा इन फसलों को किसान ज़्यादा बोता तो इन्वायरमेंटल साफ होता, और साथ ही इन फसलों की उपज भी बढ़ती, क्योंकि दाल तो ज़्यादातर इंपोर्ट की जा रही है। अभी इस पिछले साल हमने जो है ना कनाडा से 1 लाख से भी ऊपर टन जो है हमने दालें इंपोर्ट की, जिससे हमारा पैसा बाहर गया, हमारा पैसा वीक हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, महंगाई बढ़ी। जे करें ना महंगाई भैया, आप अगर सब कुछ हिंदुस्तान में, तो दाल महंगी होती है। बिल्कुल, 200 रुपये किलो आपको गेहूं जो है ना 25 रुपये किलो बिक रहा है आपका, तो आपको 8 गुना कोई व्यक्ति दाल नहीं खा पाता, और इसलिए प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन की कमी है, और गेहूं नुकसान भी देता है कई बार। और जो कैंसर का एक कारण और भी है कि आपके शरीर के अंदर प्रोटीन नहीं है। तो आप मजबूत शरीर होता था कैंसर का, तो आप अपनी जनरेशंस को खत्म कर रहे तो हैं। ये जो एंगल आपने किया धर्मराज जी, तो ये अपने आप में मुझे तो लगता है कि किसानों को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। दैट्स व्हाई इसलिए मैं सरप्राइज था कि किसानों ने उनको थोड़ी भी
समझ होती और उस एंगल से सोचते, अपने परिवार के बच्चे में सोचते, अपने पंजाब के लोगों, हरियाणा के लोगों के बारे में सोचते, तो ये उनको इमीडिएटली लपक लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे सोच कुछ और है। यहाँ पे मुद्दा एमएसपी नहीं है, यहाँ पे मुद्दा किसान नहीं है। वो फिर क्या मुद्दा है यहाँ पर? मुद्दा है कि पंजाब के अंदर कम्युनिज्म का थोड़ा सा कीड़ा है। कम्युनिज्म का, कम्युनिस्ट। अच्छा, कम्युनिस्ट। हाँ, शुरू में इनिशियली जब आप ये जब आंदोलन चला था तो वहाँ से 17 कम्युनिस्ट ग्रुप चले थे, ऑर्गेनाइजेशन चली थी। एक जो है आड़तियों का ऑर्गेनाइज, जबकि आड़तीकार किसान का, तो आड़तियों ने ही दोहन किया किसानों का। सही भी है, लेकिन लीड कर रहे थे और सबसे बड़ी बात है, आड़ती उनके साथ में कंधे के कंधा मिला के जा रहे थे। तो नेचुरली बात है, जो भी मेरा कोई दुश्मन है, दुश्मन भी एक चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, मैं भी उसको सपोर्ट, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा कुछ और है। तो फिर किसान क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आड़तियों के साथ क्यों आ रहे किसान? मजा देख लो, ये तो आपके सामने है। एक तो पंजाब की आड़ती यूनियन ही उस किसान आंदोलन 17 वो थी, कम्युनिस्ट 18 वो थी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ये देखो सब कुछ क्लियर है, समझने वाले के लिए क्या है ना, बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने पता नहीं, इन्होंने एक चरूरी जी ने हरियाणा के होते हुए इन्होंने एक पार्टी बनाई, किसान पार्टी, किसानों की पार्टी बनाई जो है ना, और वो पंजाब के जा इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इनको गलतफहमी होगी कि ये लोग जो भीड़ है ये तुम्हारे जो ना समर्थक हैं। चडूनी जी ने चुनाव लड़ा था। चंदू जी नहीं, उनके मेरे 77, 78 या 87 कितने इन्होंने किया था। अच्छा। एक की जमानत बची थी, सब की जमानत जब्त हो गई थी। अगर ये किसान नेता है, अगर ये किसानों की आवाज़ है, तो पंजाब तो जो 90% किसानों का देश है, स्टेट है, तो उनको तो आज विधानसभा में होना चाहिए था। मान के बजाय इनको चडूनी को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था। और मनमानी अपने जो एमएसपी, पंजाब के अंदर 2 फसलों का एमएसपी दिया जाता है, हरियाणा के अंदर 23, 24, 25 कितनी को दिया जाता है। तो भैया ये हरियाणा की तरफ या दिल्ली की तरफ मुँह करो, सबसे पहले अपने बेस में तो वो करो, पहले पंजाब की सरकार से ही तो मांगो। हमारे को ये फैक्ट है क्या? फैक्ट है, दिस इज फैक्ट। हरियाणा, पंजाब के अंदर सिर्फ 2 में एमएसपी दी जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट देती है। हाँ, और ये हरियाणा में ज़्यादा है। हरियाणा में ज़्यादा है सर, 22-23 कुछ हैं। और जो है मान ने जब इलेक्शन जो हो रहा था, तब उस टाइम पे उसने ये प्रॉमिस किया था, बोलता है मेरे को चीफ मिनिस्टर बनाओ, मेरे को आप गवर्नमेंट को लेके आओ, किसान को हड़ताल करने की जरूरत नहीं है, किसान को रोड पे आने की जरूरत नहीं है, मैं एमएसपी दाना एक दाना मंडी में आया वो मेरी जिम्मेदारी खरीदना। लेकिन इसको स्टेट, ये सब्जेक्ट स्टेट का कि सेंटर का? एमएसपी स्टेट भी देते हैं, स्टेट भी देती हैं इसमें जो ना। अच्छा, तो स्टेट, हाँ, तो स्टेट वो पंजाब में सिर्फ 2 फसलों में देता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट देती है। हाँ, सेंटर का इसका ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। तो स्टेट का इसका आपस में मेल होता है। हाँ, एजेंसी वो खरीदती है, सेंटर प्रोक्योर करती है, ठीक है ना। एफसीआई वगैरह वो सेंटर की है एजेंसी, मंडियाँ स्टेट की हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना, बहुत ही, अगर आप थोड़ा अपने विजन को खोल करके बड़े अनबायस्ड तरीके से हो गए, ना पॉलिटिकल, किसी पॉलिटिकल पार्टी, ना किसान या किसी, नहीं, बिल्कुल बैलेंस होकर, अनबैलेंस होकर के, जो मैं सोचता हूं, हम सब किसान हैं। मैं जिस हिसाब से सोचता हूं, भाई अच्छी चीज़ है तो अच्छी, उसको अप्रिशिएट करो, जो गलत है उसको गलत बोलो, ठीक है नहीं। जो किसान, जो 3 कानून वापस लिए मोदी सरकार ने, मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, नहीं लेने चाहिए थे। अरे सर, उन कानूनों को पढ़ोगे ना, अगर आप नहीं पढ़े मैं कॉपी दूंगा, मेरे पास में है, पढ़ना, आंसू आ जाएंगे आपको। अच्छा, किसान 50 साल आगे चले जाते, 50 साल पीछे कर दिए। तो किसान क्यों नाराज थे? वो किसान को तो खुश होना चाहिए था। अरे सर, 10वीं पास एक दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल रिटायर्ड टिकैत, वो उनको कानून, काला कानून, उसके एसीपी डीसीपी को तो हम जो है ना सीआरपी के सेक्शन बताते हैं, इसको इंटरप्रिटेशन आ गया, बड़े बड़े चैनलों में बैठ करके काले कानून, काले कानून, काले कानून के अलावा जो बोला, भाई कौन सा क्लोज गलत है? नहीं, उसको लगता था कि प्राइवेट कंपनी एक्वायर कर लेगी ज़मीन पर, जो किसान जो मालिक है वो नौकर हो जाएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उस 3 एक्ट में 43 पेज का टोटल तीनों एक्ट थे, 14 पेज पढ़ने के थे, बाकी प्रोसीजरल था, उसको आपको 15 मिनट लगे पढ़ने में। मैं गारंटी के साथ आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ किसी भी आदमी को, मेरे को उसमें क्लॉज में कहीं पे भी ये बता दो कि वहाँ पे कॉरपोरेट वाला किसी भी किसान को फोर्स कर सकता था कि मैं आपकी ज़मीन ले लूँगा,
कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं लिखा हुआ है ये। पता नहीं कहाँ से नैरेटिव क्रिएट कर दिया। नहीं तो ये होता क्यों है भाई? किसान क्यों फिर इतनी बड़ी संख्या में आ रहा है इनके साथ? अगर आपकी बात सही है तो किसान इतनी बड़ी संख्या में आता क्यों है? एग्जैक्टली पंजाब से आपने देखा होगा, पंजाब से चले थे 17 रेग 18 में ऑर्गेनाइजेशन चली थी, तब तक हरियाणा में कोई भी जिक्र नहीं था इसका आंदोलन का। अगर आप पत्रकार, आपको ये बात देखी होगी आपने। पंजाब से शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हुए पंजाब हरियाणा में क्रॉस करते, तब भी कोई हरियाणा में कोई जिक्र नहीं था। जब करनाल और कुरुक्षेत्र और पंबाला के बीच में किसानों के ऊपर, उनके ऊपर जो आ रहे थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज वगैरह, वाटर कैनन से पानी वगैरह फेंका गया, आंसू गैस, हाँ उस टाइम आंसू गैस नहीं छोड़ी गई थी। एक हरियाणा के अंदर जो ना खास करके जाट एक कौम ऐसी है, वो चाहे गलत भी हो, किसी के साथ मारपीट हो रही हो ना, वो कमजोर के साथ खड़ा हो जाता है, ठीक है। और वो एक किसान का, एक उन्होंने किसान 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 कह रहे थे, तो ये एकदम से साथ में खड़े हो गए। इमोशनल टच आ गया, इमोशनल टच आ गया। और उन्होंने हरियाणा के इन लोगों के इमोशन को बहुत बखूबी यूज़ किया। ये कहते हो हम बड़े भाई हैं, तुम छोटे भाई हो। अरे ये तो फैल गए, हमारा बड़ा भाई, अरे हमारे बड़े भाई को लाठी बरसी हैं, हम खड़े हैं साथ में। तो फिर तो क्या था, गांव के सारा जितनी भैंसें गाय दूध दे रही वो बॉर्डर के ऊपर, लस्सी सारी बॉर्डर के ऊपर, गांव से रोटियां बन के जा रही हैं, जलेबियां उतर रही हैं, ट्रॉली भर के गंडे डाल दिए वहाँ पे, कोल्लू चालू कर दिए, पियो गन्ने के जूस, पूरा प्रबंध वहाँ पे कर दिया गया। लेकिन अब रास्ता क्या निकला? क्योंकि अब तो दिल्ली आने वाले हैं, दिल्ली आ रहे हैं अब तो। अब कोई उनसे पूछे कि दिल्ली आ रहे, दिल्ली आके करोगे क्या? सरकार को घेरेंगे, सरकार के घर के सामने बैठेंगे। सरकार के वहाँ पे, सरकार तुम्हारे घर बैठी वहीं पर फैसला जो यहाँ आगे क्या होगा। और ये एक नैरेटिव और क्रिएट हुआ है कि जी कील बिछा दी हैं, किसान के रास्ते में कील बिछा दी हैं, दीवारें खड़ी कर दी हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर होता है वैसे क्रिएट कर दिया, तारें बिछा दी, ये बिछा दी, वो बिछा दी। एक मिनट मान के चलो, पॉज करो, बिछाई तो ही ना, एक मिनट वहीं पे आ रहा हूँ, एक मिनट मान के चल लो कि सरकार ने वो नहीं बोई, नहीं कील लगाई, ना वो लगाई, हटा दी। आज वो कहाँ पे होते? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, फिर सिंगू बॉर्डर पे भी हटा दिया, बिल्कुल साफ जैसे नॉर्मल था आज से 15 दिन पहले, वैसे कर दिया। और उनको बिल्कुल कुछ नहीं, अच्छा जी दोनों तरफ से जो है ना आने दो दिल्ली, आने दो। वो आज कहाँ होते अभी? वो तो प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठने की बात कितने करें। हजार किसान प्रधानमंत्री के घर वो तो जाम तो होते ही है, नेचुरली वो जाम होना था, पूरा दिल्ली जाम होनी थी। दिल्ली आते जाहिर सी बात है दिल्ली चौक होनी थी, लेकिन किसान भी नहीं मान रहे। उनका कहना था कि जब तक सरकार को झुकाएंगे नहीं, हटेंगे नहीं। अरे सरकार झुकाने उठाने के लिए नहीं होती है क्या? आप भी तो देश के वासी हैं, आप पाकिस्तान के वासी थोड़ी ना है। क्या आप चाहोगे अपनी सरकार को झुकाते हुए? हमारी सरकार तो हम चाहेंगे उसका झंडा ऊंचा रहे। बिल्कुल, वो तो ठीक है। कोई गलत काम है, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, गलत कोई हो रहा है सरकार ठीक है। अब तो राकेश टिकैत कह रहे कि ये जो आंदोलन अब चलेगा 13 महीने नहीं, अब तो इतना चलेगा कि आप पूछिए, मतलब रिकॉर्ड तोड़ देगा। वो तो पता लग जाएगा जो ना, अभी लोगों को लोग ये जूते मारेंगे इनको जो ना, तब पता लगेगा जो ना। ठीक है, रास्ता क्या निकला इसमें? रास्ता तो ऐसा है कि एक दादा और पोता जो है ना मेले में चले गए थे, तो पोता रोने लग गया। दादा बोला क्यों रोया? बोला कुलिया लूँगा, जो छोटे कुल्हड़ को हरियाणा में कुलिया बोलते हैं, 5 पैसे में दिलवा। दादा पोता का प्यार होता है। बोला फिर रोने लग गया। बोला क्यों रोया? बोला ये ऊँट लूँगा, किसान आदमी है, पशुधन होता है, ले लिया, खरीद लिया, भाई चलो फिर बाग बेच देंगे, घर काम आ जाएगा। हाँ, तो जैसे ही ऊँट खरीदा फिर रोने लग गया। बोला अब क्यों रोया? बोला इस ऊँट को इस कुल्हड़ में डाल, कुलिया में नहीं तो रोऊंगा, जो इज नॉट पॉसिबल। यानी जो मांग कर रहे हैं किसान वो संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कोई कितना बड़ा ज्ञानी आके बता दो कि एमएसपी को कैसे लागू कर दोगे? भैया एमएसपी लागू करके, जो मान लिया एमएसपी लागू कर दी, गारंटी दे दी, सारे के सारे हिंदुस्तान ने गेहूँ बो दिए, या सारे नकली उस फसल में सारे सबने धान बो दिए, और कानून ये कहता है कि एक दाना खरीदना पड़ेगा, और उसने सरकार ने वो खरीद लिया। पहली बात तो पैसा कहाँ से लाएगी? उतने पैसे में पूरा का पूरा हमारा बजट सारा का सारा उस फसल खरीदने में लग जाएगा। उससे फिर आपकी फौज की तनख्वाह, पुलिस की तनख्वाह, ये रोड, ब्रिज, हाईवेज, एयरपोर्ट, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा खत्म हो जाएगा, बर्बाद। आप चाह रहे हैं जैसा कोई नहीं चाहेगा, जैसा हाल इसका श्रीलंका का हो वैसा हमारा हो? ऐसा हो जाएगा क्या? अगर
जो पैसे ही नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट आप गेहूं खरीदने में लगा दिया। फिर एक बड़ा अलग सा नैरेटिव आया है आजकल कि बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं, बोलता है ये बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है, भाई वो खरीदेंगे तो उसको बेचेंगे भी। तो भैया मेरे जेब में अभी जो ना 100 रुपये हैं, ठीक है, मेरे को यूं कहे अभी 100 रुपये की अभी कोई चीज़ खरीद ले, मेरे को 2 चीज़ और खरीदनी है, वो अगर 100 रुपये की अभी ये चीज़ खरीद, 100 रुपये दूसरी चीज़ कैसे खरीदूंगा, पहली बात तो। और वो बिकेगी कब बिकेगी, वो तब की बात है ना। और सपोज करके ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि हमने मान लो उसको खरीद कर, नेचुरली बात हिंदुस्तान में तो कंजप्शन है नहीं, उसको एक्सपोर्ट करते, और एक्सपोर्ट के कहीं से ऑर्डर ना आए तो, और ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे मतलब जो है ना ईरान पे और इस पे रसिया के ऊपर यूक्रेन वार के बाद में, उसके बाद में भारत भी दुश्मनों से घिरा है। हाँ नहीं, तेल के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया कि इनसे कोई भी तेल खरीदेगा तो उसके खिलाफ जो है ना हम सैंक्शन लगा देंगे। तो ऐसे ही सपोज करके, कोई परमात्मा ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, वो सैंक्शन कर दे कि हिंदुस्तान का कोई भी गेहूँ खरीदेगा या चावल खरीदेगा तो हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे, क्या हाल होगा? आप रखे रखो चावल को, उसको, गेहूँ को, आपके पास पैसा है नहीं, देश हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक की कंडीशन डाउन हो जाएगी, खत्म। आप डाउन की बात कर रहे हो, बर्बाद। धन्यवाद धर्मराज जी। तो ये थे धर्मराज जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ साथ किसान है और चीज़ों को बहुत गहराई से समझते भी हैं। इनका ये कहना था कि किसानों को व्यवहारिक रहना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आखिर सरकार जो कह रही है उसकी वजह क्या है, सरकार क्यों मजबूर है, और सरकार और किसान दोनों इस देश के महत्वपूर्ण फैक्टर है, स्तंभ है। अगर दोनों बैठकर रास्ता निकालेंगे तो रास्ता निकलेगा। एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं, ऐड करना चाहूँगा, अभी एक किसान नेताओं को छोड़ो, ठीक है, ये नेता तो बता दिया मैंने क्या चीज़ है, अब हिंदुस्तान के किसान को समझना पड़ेगा। और अगर उनको लगे कि हमारी डिमांड सरकार पूरी ठीक कर रही थी, ये गलत कर रहे हैं, उनको जो है ना फिर उनको सबक किसानों ने ही सिखाना चाहिए। और वो सिखा भी दिया है। जो राजस्थान में इलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, छत्तीसगढ़ में वहाँ के किसानों ने इनको बता भी दिया है, और पंजाब में भी किसानों ने बता दिया था इनको, सब के सबको जो सो कॉल्ड नेता हैं, किसानों के नेता, उनको बिल्कुल दूंगी जमानत जब्त करके। तो लोगों को समझना पड़ेगा, किसानों को समझना पड़ेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात धर्मराज जी कह रहे थे कि किसानों को समझना होगा कि उनके हित में क्या है और सरकार की जो क्षमता है वो क्या है, क्योंकि सरकार अगर डाउन चली गई तो इस देश का क्या होगा। सरकार और किसान दोनों मिलकर रास्ता निकाले ताकि उनकी भी प्रगति हो, देश की प्रगति हो, तभी देश आगे बढ़ सकता है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। नमस्कार।